फ्रीक्वेंसी, ये जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स का इमोशंस और फ्रीक्वेंसी से बहुत गहरा रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमने पिछली बार पढ़ा था कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है। एनर्जी को कृष्ण भगवान ने बोला है कि एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। ओके, एनर्जी हमेशा वही रहती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है। और जब हर एक चीज में एनर्जी है तो हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है अपनी जगह पे। आज ये जो टेबल है ना, ये टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ है जो वो सर्कुलेट हो रही है। तो उससे क्या होता है, उससे फ्रीक्वेंसी हम्म। बन रही है। सभी चीजें सर्कुलेट हो रही है, अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रही है। हम भी वाइब्रेशन कर रहे हैं और चीजें भी। जब हम, और उसी वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी बनती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज पे नापा जाता है। ओके, कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये जो हम जो वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी है, उस वाइब्रेट करने की जो स्पीड है उसी से फ्रीक्वेंसी बन रही है। जैसे सॉलिड दीवार भी वाइब्रेट कर रही है, मगर वो इतना, मतलब कि वो उसका वाइब्रेशन हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है वो स्थिर है। नहीं, वो स्थिर नहीं है, वो भी वाइब्रेट कर रही है। और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, हम उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको पता है, इमोशंस, जो हम इमोशंस, हमारी जो फीलिंग होती है, इमोशंस होती है ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इमोशनल फ्रीक्वेंसी को भी मेजर किया है। ये एक, इसकी कोई ये यूनिट नहीं है, एक स्केल पे है इनका। जैसे फ्रीक्वेंसी को तो हर्ट्ज में मापा जाता है, लेकिन उन्होंने इसको एक थर्मोमीटर जैसे होता है ना स्केल, उस तरीके से उन्होंने इसका मेजरमेंट लिया। तो देखते हैं किसकी कितनी होती है। देखिए, जब कोई पर्सन गिल्ट में होता है या शेम में होता है ना, तो वो 20 और 30 पे वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो गई, अच्छा। बहुत लो हो गई। अब उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे वो बार बार गिल्ट फील करेगा। ठीक है। या उसकी ऐसी सिचुएशन आएगी, उसको बार बार शेम होगी। जब तक वो खुद अवेयर होकर के उससे बाहर नहीं निकलना चाहेगा, तब तक वो उसी में फंसा रहेगा। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है फियर। फियर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई हो गई। ठीक है। फियर वाले के लाइफ में फियर जैसी ही सिचुएशन आएगी, वापस वो, एक सिचुएशन आई, उसको अंदर फियर हुआ, थोड़ा टाइम नॉर्मल होने के बाद वापस वैसी कंडीशन। नेक्स्ट है एंगर। क्योंकि एंगर होता है ना, एंगर में थोड़ा सा है ना, मतलब कि एक्शन होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई हो गई, है ना। वही एंगर तक 150 हो गई। उसके बाद आता है करेज। एंगर और करेज में बहुत फर्क है। एंगर होता है गुस्सा जो नेगेटिव में चला जाता है, वही करेज आपको कुछ बहुत अच्छा करने के का एक्शंस है। ओके, जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप साहस से आगे आके काम करते हो, तो वो करेज में आता है। उससे फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। ठीक है। और वही जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, जैसे लव हो गया, जॉय, ग्रेटिट्यूड, पीस, तो ऐसे जब हम इन वाले इमोशंस में रहने लगते हैं ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कब कब, मतलब कि हमें क्या करना है, डे में कम से कम 5 बार हमें हमारे इमोशंस को चेक करना है कि अभी मैं कौन से इमोशन में हूँ। मान लो कुछ ऐसा काम हो जाता है जो परिस्थिति वश के कोई अच्छा नहीं होता है। ठीक है। लेकिन उसमें भी आप जैसे उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप अपने इमोशंस को पहले पहचानो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे गुस्सा तो आ रहा है इस बात पे। ओके। और जब जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रेस्पॉन्ड करोगे। ओके। आपको रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में डिफरेंस पता है मंजू जी? और रिएक्ट मतलब ये होता है कि जब गुस्सा आया तुरंत चिल्ला दिया, और तुरंत चिल्ला रिस्पॉन्ड दे। होता है कि उसको सोच समझ के उसको जी। बात करना। जी। जब हम एक पॉज ले लेते हैं ना, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं माइंड में कि नहीं, ये अगर मैंने ऐसे किया तो ये गलत हो जाएगा, मेरे को इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो फिर हम क्या, रेस्पॉन्ड करने लगते हैं। और जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं ना, तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है।